Students, in the last video, we studied about the scientific principles given by Taylor, F.W. Taylor, and now, along with scientific principles, Taylor developed some scientific techniques also by conducting various experiments at his workplace. वर्कप्लेस पे उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिले, उसने एक्सपीरियंस किया बहुत सारी चीज़ों को, एंड with that experiences he developed some techniques that he insisted to be implemented in the workplace or at the organization. So we have 4 techniques over here to discuss. The first one is functional foremanship, second standardization and simplification of work study, then differential piece wage system. We will study one by one. So the first one is functional foremanship. Now what is functional foremanship? See students, this technique suggested that the division of factory is in 2 departments. Functional foremanship में अगर हम देखें, ये जो कंपनी है इसके 2 डिवीजन होते हैं ब्रॉडली. अगर हम इसे डिवाइड करें, one is for planning department and another one is production department. Okay, now it is said that what Taylor felt that workers should be free from the planning. They should be free. ये यहाँ नहीं होने चाहिए, ये free from the, and they must concentrate on the work given. इनको सिर्फ वहीं concentrate करना है जो उनको work given है, बस ये इसमें ही होना चाहिए. Okay, and production. So टेलर क्या सजेस्ट करता है कि हर जगह एक एक्सपर्टीज होना चाहिए टू सुपरवाइज, टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर. सो हाउ दिस फंक्शनल फोरमैनशिप वर्क्स, इसका क्या टेक्निक उसने लगाया है. सो वी विल स्टडी थ्रू अ डायग्राम गिवन. सी दिस इज द डायग्राम ऑफ फंक्शनल foremanship, right? So there is factory manager, which is who is at the above level, the highest authority, and we have divided the organization or the in chargeship for the division after the factory manager: the planning in charge, production in charge. Planning in charge have 4, again the division between the clerks, different types of clerks, root clerk, and see planning in charge में भी 2 हैं और आपके प्रोडक्शन इन चार्ज में भी, सॉरी प्लानिंग इन चार्ज में भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं. सो दिस इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. हियर प्रोडक्शन इन चार्ज, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. नाउ ये कैसे काम करता है, और ये सब मिलकर वर्कर्स ही हैं, ठीक है. कैसे स्टूडेंट्स, लाइक इसमें इनमें गया है कि ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड in one aspect of work. While observing and instructing the workers, there will be definitely specialization. गैंग बॉस का क्या काम है, स्पीड बॉस का क्या काम है, फिर ये लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये इधर नहीं है, ये प्लानिंग इंचार्ज, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में. सो उनके नीचे भी कुछ क्लर्क्स हैं, फिर वो वर्कर्स को गाइड करते हैं, ठीक है. तो किस तरह से 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्ट किए टेलर ने, 8 experts, functional experts, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, ठीक है. प्लानिंग इंचार्ज के नीचे भी सुपरविजन के लिए है एंड प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी सुपरविजन के लिए. सो रूट क्लर्क क्या होता है, दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स. मैनुअल जॉब्स जो होंगी
उस पे इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कैसे क्या करना है सब कुछ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शंस देगा। नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर, भाई इसी तरीके से काम होना, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आपको। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सी इट responsible to fix up the time for starting and completion of job। कब तुम आए, कब काम शुरू किया, कंप्लीट कब किया। सो ये क्या कॉस्ट शीट भी तैयार करता है, लेकिन एवरी जॉब में कितना कॉस्ट लगा है हमारा। सो टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड हो गया, देख लिया, सुपरवाइज हो गया। नाउ डिसिप्लिनरियन, सी दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। डिसिप्लिनरियन भाई डिसिप्लिन डिसाइड करे कि एक सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए, ठीक है। बाद में ये सबको चेक करेगा सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड ऑर्डरली, नॉट कैओस, ये यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, ये सब प्लानिंग इंचार्ज का काम हो गया। नाउ अब ये क्या है? गैंग बॉस। सी गैंग बॉस क्या डिसाइड करता है? ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब्स सो दैट देर इज नो डिले। कोई डिले नहीं हो, कोई टूल की जरूरत पड़ गई, देर इज नीड टू अपडेट द मशीन्स, तो फिर वो बैठे रहो, टाइम वेस्ट करो, फिर एफिशिएंट भाई वर्क पे मतलब रोक लगती है, तो दैट इज़ नॉट ओके, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क नहीं रुके, कोई डिले नहीं हो, स्मूथली काम चलता रहे, तो गैंग बॉस की जिम्मेदारी बनती है टू चेक ओवर द मशीन्स एंड टूल्स एंड टू मेक देम अवेलेबल। स्पीड बॉस, टाइमली। स्पीड बॉस क्या डिसाइड करेगा? टाइमली। यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीका हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्विकली जितने टाइम में होना चाहिए उतना टाइम में काम करके दो। रिपेयर बॉस, नेम सजेस्ट कर रहा है कि भाई मशीन ख़राब है, टूल्स ख़राब है, तो उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन में ला के दो। इंस्पेक्टर क्या करेगा? क्वालिटी डिसाइड करेगा। दिस कीप्स चेक ऑन क्वालिटी ऑफ कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, जो भी आउटपुट निकला है उस पर कंट्रोल करना। सो ये क्या होता है? टेलर एम्फसाइज्ड दैट व्हेन एवरी फोरमैन instructs and orders, the workers efficiency will improve। ठीक है, इनको काम करने का तरीका ये सब बताते हैं। जब अगर वो इधर में जा रहे तो सब, जैसे वो कोई भी काम करेंगे, उनको मशीन्स की ज़रूरत है, जो भी है वो कौन पहुंचाएगा? वो हमारा गैंग बॉस हमें अवेलेबल कराएगा। रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी, वो क्विकली देखेगा कहाँ से क्या अवेलेबल ठीक करना है। स्पीड बॉस कंप्लीशन ऑफ टाइमली हो रहा है, फटाफट क्विकली, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके, सो दिस इज द फंक्शनल फोरमैनशिप। उसने ये टेक्निक दी है फंक्शनल फोरमैनशिप की। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, द सेकेंड वन, students, we can see this is second one is standardization and simplification of work। मैथ्स में लाइक सिंप्लीफाई करते हो, बड़े से बड़ा सम देता है उसको सिंप्लीफाई करते हो आप, है ना। सो उसी तरह सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा, कैसे बताया उसने टेलर ने? सी he always emphasizes on maintaining standards relating to every step of business operations, and right from selection of tools, equipments, machines to use, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक लेवल होना चाहिए आपके काम का, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। एंड लाइक इवन मॉडर्न टेक्निक्स आप देखें सच एज सिक्स सिग्मा, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये सब चलती हैं, ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। सो दे
सेट अप द स्टैंडर्ड्स. सो कंपनीज लाइक नोकिया हो गया, एप्पल हो गया, वीडियोकॉन हो गया, सो दे यूज दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स. लाइक, सो स्टैंडर्डाइजेशन का मेन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एवरी स्टेप पे आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखें एंड टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. सो ये होता है आपका टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो ये क्वालिटी जो होती है वो राइट फ्रॉम द चूजिंग ऑफ टूल्स से स्टार्ट हो जाती है. इनिशियल पॉइंट से ही आप स्टैंडर्ड मेंटेन रखो अपना. सो सिक्स सिग्मा वगैरह जो करते हैं फिर उनका लेवल बढ़ जाता है. वो ऐसे एग्ज़ाम्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं. मैनेजर्स काफ़ी स्टेजेस क्लियर करते हैं, उनको समझ आती है कौन सी चीज़ कैसे करनी है. सिक्स सिग्मा एक मल्टीनेशनल कंपनीज में भी यूज़ किया जाता है. तो ये सब क्या होता है, एक कोर्स होते हैं, एक लेवल होते हैं कि आपको और अच्छे लेवल पे वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन के, देन यू शुड स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट एट द हायर लेवल. सो ये सब चीज़ें टेक्निक्स यूज़ करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज. और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सिंप्लीफाई कर दो आपने, अननेसेसरी का एलिमिनेशन हो जाए. एलिमिनेशन, हटाया, सफाया. एलिमिनेशन ऑफ द unnecessary diversity of products, size and types. Okay, diversity of products, size and types. Okay, so this is simplification. Like for example, a manufacturing company in USA reduced its varieties from 2000 to 200, which brought positive results for the company. उसकी वैरायटीज़ उसने 2000 से घटा के, मतलब ज़्यादा वैरायटीज़ रखोगे तो कस्टमर्स को कुछ पता नहीं चलेगा क्या करना है, क्या हो रहा है. सो उसने 2000 से रिड्यूस करके 200 कर दिया. ठीक है. एंड उसके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए. ये कौन डिसाइड करेगा रिड्यूस करना? ये तभी होगा जब आपका स्टैंडर्ड होगा, आपको समझ होगी मार्केट की. A fruit manufacturing company also can reduced varieties from 200 to 32 and got efficient and effective results. आपने 200 से सिर्फ 32 रख दिए वैरायटीज, तो अच्छे से पता चल गया कि हम इसमें डील करते हैं. सो दिस इज व्हाट द सिंप्लीफिकेशन मीन्स. ओके, नाउ वर्क स्टडी. थर्ड वन इज वर्क स्टडी. वर्क को कैसे समझा जाएगा, किसने कितना काम किया. कई बार कंप्लेंट्स भी होती हैं कि हम ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा काम कराया जाता है. सो वर्क स्टडी इंक्लूड स्टूडेंट्स मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. सो ये वर्क स्टडी आपके इंक्लूड करती है एक तो फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी and motion study. Okay, fatigue, method, time, and the last one is motion study. So ये मिलकर बनाते हैं हमारा वर्क स्टडी. फटीग स्टडी क्या होता है स्टूडेंट? रेस्ट इंटरवल्स. आपके जो थकान, फटीग मतलब टायर्डनेस, हम थकते भी तो हैं वर्कर्स, तो ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए एंड द नंबर ऑफ इंटरवल्स. See, the person is bound to get tired when he is performing a job for long period. सबको रेस्ट चाहिए होता है. आप रेस्ट दोगे अच्छे से, वो एफिशिएंसी कैसे लगेगी अगर वो थका आ रहा है तो. ओके, सो दिस टाइम कैन बी नोटेड टू डिसाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट टाइम ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकेम फ्रेश टू रीजॉइन द वर्क कैन बी द टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल. पर होता है आजकल कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपनी कंपनी
मोस्टली यही होता है कि अपने बारे में ही सोचते हैं कि नहीं रेस्ट ही मत दो और ब्रेक कम कर दो। ऐसा नहीं है, ब्रेक मिलता है तो माइंड फ्रेश होता है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। लाइक इन योर डेली लाइफ कंटिन्यूसली आप चाहे कितना ही पढ़ने का इच्छा रखता हो बच्चा, या इंटेलिजेंट हो या कुछ भी हो, पूरे कंटिन्यूस 24 घंटे या 18-20 घंटे क्यों पढ़ेगा? वो थोड़ा ब्रेक लेगा भी। बड़ी से बड़ी पढ़ाइयाँ भी करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं 14-15-16 आवर्स पढ़ते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अ ब्रेक टू रिफ्रेश। एक मूड फ्रेश करना, एक रेस्ट करना, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है ताकि आप और अच्छे से एफिशिएंसी से पढ़ाई कर सके। सो दिस इज़ फटीग स्टडी कि भाई कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए ताकि दोबारा जब वर्क पे आ रहा है वो रेस्ट के बाद तो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए। लाइक इफ देर आर 3 shifts of work, if after one shift worker gets tired, he can be assigned first and third and given rest interval in second shift. Okay, लाइक अगर 3 शिफ्ट चल रही हैं, एक के बाद वो हो गया, थक गया, तो उसको 1 और 3 में आ जाएगा, 2 में उसको रेस्ट मिल गया। ठीक है, 2 वाला फिर वापस बाद में चला जाएगा। सो दिस इज, मतलब 3 शिफ्ट में चल रहा है काम, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, ऐसे रोटेट होता है फिर। सो स्मॉल, लेकिन शिफ्ट में भी स्मॉल पॉजेस, आपको स्मॉल टी ब्रेक्स मिलते हैं बड़ी कंपनीज में भी। मेथड स्टडीज क्या होता है स्टूडेंट्स की, काम करने का सही तरीका क्या है। हाँ, बट बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता काम कराया क्या जाता है। सबको लगता है काम बहुत लंबे टाइम तक कराया जाना इज गुड। नो, स्मार्ट वर्क। The method study technique of scientific management is conducted to find out the one best method। सबसे बेस्ट मेथड आप निकालो, बेस्ट मेथड चूज करो, सब में से ये है बेस्ट मेथड टू वर्क, टू परफॉर्म जॉब विच गिव्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम and makes maximum use of resources and for the organization। ठीक है, टाइम स्टडी स्टूडेंट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड चाहिए होता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। फिर आप टारगेट डिसाइड करो कि इस टाइम पे इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर कितने वर्कर्स इस परफॉर्म कर पाते हैं उस टाइम में। फिर कैटेगराइज करो आप वर्कर, इनएफिशिएंट और इनएफिशिएंट। बहुत सारे वर्क करते हैं बट सारे एफिशिएंट नहीं होते। हमने टाइम क्या डिसाइड किया, ठीक है हमने ये टाइम डिसाइड किया, हमारे पास इतने सारे वर्कर्स हैं, इस टाइम के अकॉर्डिंग इतने लोगों ने काम किया है एफ। ठीक है, मोस्टली लोगों ने इतने अकॉर्डिंग काम किया, मतलब ये एफिशिएंट हैं, इतने लोग एफिशिएंट हैं, थोड़े बहुत जो है वो इनएफिशिएंट है। एक डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मोशन स्टडी क्या कहती है, टू डिटरमाइन, मोशन क्या होता है, मूवमेंट। साइंस में भी आपने पहले पढ़ा होगा मूवमेंट। सो ये क्या बताता है, टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग ए जॉब, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। क्या कैसे काम करते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्विक क्विक वर्क करते हैं, यहाँ से वहाँ जाने में ही टाइम लगाते हैं। ठीक है, सो फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। सो इस तरह से एक वर्क स्टडी उन्होंने तैयार करा। नाउ स्टूडेंट, द फोर्थ वन विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर हम एज अ वर्कर भी देखें, कई एम्प्लॉय भी देखें, तो इसमें हमने बताया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। भले ही हम अभी कहीं काम नहीं करते हो, बट फिर भी हम सबको एक भाषा समझ में आती है, यार मैंने जितना काम किया है मुझे पैसे उसके बराबर ही मिलने चाहिए, हिसाब से पैसा मिलना चाहिए जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, सो उनने बताया कि वेज सिस्टम सबका बराबर नहीं कर सकते। हमने जैसे पढ़ा कि भाई इनएफिशिएंट और एफिशिएंट भी हैं। ठीक है, तो कैसे डिसाइड होगा, राइट। सो वी कैन सी
आप किसको पे करते हो? आपके पास दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक एफिशिएंट होता है, एक इनएफिशिएंट होता है। हम निकालते तो नहीं है, लेकिन वो काम करते रहते तो पे करना पड़ता है। निकालना इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? उतना जो हो रहा है वो भी काम बर्डन हो जाएगा। इनको भी पे करना है, इनको भी पे करना है। अब जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उनको और एक्स्ट्रा काम पे करना है, ठीक है? जो कम करते हैं और कम करते हैं उनको कितना देना है? पैसा। इट्स ऑल अबाउट मनी। सो उन्होंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? जैसे स्टैंडर्ड टारगेट है बच्चों 10 यूनिट्स का, 10 यूनिट्स बनानी है डेली, और उसकी रेट हमने डिसाइड करी 50 रुपए पर यूनिट, ठीक है? 50 रुपए पर यूनिट। तो जो वर्कर 10 यूनिट्स बना रहा है, एक वर्कर ने बनाए 10 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा उसका डेली का? कितना मिलेगा उसको? 10 इंटू 50, ये हो गया आपके पास 500, ठीक है? लेकिन जिसने 10 बना, एक वर्कर उसने 12 यूनिट्स बनाई हैं, 10 + 2, ये तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर दिया उसने, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाई है उसने। तो क्या उसको इसके बराबर ही पे कर दें? फिर क्यों करेगा वो काम? ये तो हमारे फायदे की बात है, तो उसके फायदे का भी हमें सोचना चाहिए ताकि वो ऐसे काम फटाफट होए। तो हम क्या करेंगे? हम डिसाइड कर देंगे कि हम रख देंगे हमने कर दिया 60, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हायर देन द स्टैंडर्ड रेट से 60 पर यूनिट हमने दे दिया। 50 से हमने 10 बढ़ा दिया, 60 कर दिया। तो उसको कितना मिला? 12 इंटू 60, तो यहाँ पर उसके पास हो गए 720। यहाँ पर इसका मतलब है तुमने हायर आउटपुट दिया तो हमने हायर रेट के साथ उसे कैलकुलेट किया, बराबर दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया तो हमने स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग दिया। हायर हमें ज़्यादा दिया तुमने, तो हमने भी तुम्हें इन रिटर्न उसी के हिसाब से फेयर वेजेस दिए। लेकिन अब क्या होता है, इनएफिशिएंट भी होते हैं। लाइक किसी ने किया 10 यूनिट्स तो हमारे डिसाइडेड है, बट उसने 8 किया, 2 कम कर दिया। यहाँ 2 ज़्यादा था, यहाँ 2 कम कर दिया, लेस हो गया, ठीक है? ये तो लेस चला गया, नीचे चला गया। तो हमने डिसाइड किया उसके लिए कि जो भी इनएफिशिएंट है उनको हम देंगे 40 पर यूनिट, ठीक है? 40 पर यूनिट। तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा? 8 इंटू 40 यूनिट्स इंटू रुपए, तो यहाँ पर हो गए 320। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुमने हमें कम दिया लोअर आउटपुट इंटू लोअर रेट। सो ये डिसाइड करता है, इट मोटिवेट्स the workers to become efficient and earn more। इनके लिए भी मोटिवेशन है नेक्स्ट टाइम के लिए, और जो हायर कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, स्टैंडर्ड के लिए तो ठीक ही है सब मामला। लेकिन दोज हु वांट टू अर्न, they are getting chance, they are getting opportunities, they are getting motivation through financial assistance, that if you are giving us more production, more productivity, then we will give you in return the higher rate that we have decided। सो इनमें ये नहीं होगा, ये यहाँ पर इनको डिमोटिवेशन नहीं होगा कि यार हम काम कर रहे हैं फिर भी हमें इनके बराबर, ये भी उतना ही उठा रहे हैं, हम भी उतना उठा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशन में आज यही है कि फेयर वेजेस सिस्टम नहीं है, बिकॉज मोस्टली लोगों में
ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंट लोग हैं जिनको बराबर ही पे करना पड़ता है और एफिशिएंट लोगों के बराबर। तो एफिशिएंट लोगों में भी हालांकि वो वर्कर्स वेरी रहते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल नेचर्स, इंडिविजुअल की जो खुद की इंटरेस्ट और कैपेसिटी है वो वैसा ही रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उनको डीमोटिवेशन होता है दैट वी आर एट द सेम लेवल, we are working for the organization more and more, we are efficient, we are capable, but what is happening with us? We are not getting fair wages, fair salaries. जो डिसाइडेड ठीक है, लेकिन हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, हमसे जो नीचे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो काम नहीं भी करते हैं, उनको उनका फिर सेंस ही क्या हुआ, फिर वो भी उतना ही कमा रहे हैं, हम भी उतना ही कमा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो जितना देगा हमें आउटपुट, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी पैसे डिसाइड कर देंगे. सो दीज वर द टेक्निक्स गिवन बाय F.W. Taylor.